लगातार यूक्रेन पर जो हमले किए जा रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है। एक तरीके से अब एयर स्ट्राइक्स भी बढ़ गई हैं, वहां पर जो जमीनी स्तर पर कार्रवाई है उसमें भी तेजी देखी जा रही है। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी लगातार जुड़े हैं। सर, आपका एक कमेंट चाहूंगी। जिस तरीके से यूक्रेन की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जाहिर तौर पर प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी, यानी कि इन द फ्रंट एंड एट द बैक बहुत सारी कंट्रीज उनकी मदद कर रही हैं, और ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो खुले तौर पर ये स्वीकार भी नहीं कर रही क्योंकि उनको रूस से खतरा है। देखिए, मुझे अभी तक जो वॉरफेयर हुआ है, जो युद्ध चला है, शुरुआती दौर में आपने देखा कि रूस ने अपनी वायुसेना का बहुत कम इस्तेमाल किया, और जब इस्तेमाल किया तो लिमिटेड स्ट्राइक के लिए, प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया। और हमने ये भी देखा कि कीव के बाहर 64 किलोमीटर तक उनका काफिला खड़ा हुआ है, बख्तरबंद गाड़ियों का, टैंक्स का, लॉजिस्टिक सपोर्ट का, लेकिन उस काफिले के ऊपर कोई भी अटैक इनकी तरफ से, यूक्रेन की तरफ से नहीं हुआ, जो कि बहुत स्वीट टारगेट्स हैं। मतलब अगर आप वॉरफेयर की उस दृष्टि से देखेंगे तो वो बहुत आसान है उस काफिले को अटैक करना, लेकिन उस पर अटैक नहीं हुआ है। ये जो आपने देखे हैं, जो कुछ विमान गिराए गए और कुछ फाइटर जेट्स गिराए गए, इनकी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो डिफेंसिव पोस्चर से आ रही है। डिफेंसिव पोस्चर में हमें पता है कि यूक्रेन के पास जैवलिन भी है, उनके पास स्टिंगर मिसाइल्स भी हैं, उनसे आप इस तरह के निशाने लगा सकते हैं। और हमेशा जो देश आक्रामक होता है उसके लॉसेस ऑफेंसिव पोस्चर में ज़्यादा होते हैं और बहुत आराम से हो सकते हैं। तो इनको एनेक्डोटल माना जाएगा। इनको ये नहीं माना जाएगा कि यूक्रेन में इतनी शक्ति आ गई है कि वो रशिया की या रूस की वायु शक्ति का मुकाबला कर सके, जिसका भी पूरे तरह से नहीं लगाया गया। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जिम्मेदारी उनके राष्ट्र हित में है। उनको अपने राष्ट्र को देखना है, उनको ये देखना है कि उनकी जो कार्रवाई है, उनकी जो नीतियां हैं। जिस कार्रवाई का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए सर, तस्वीरों में ये सामने है कि कैसे आप कह रहे हैं एनेक्डोटल कार्रवाई, यानी कि प्रतीकात्मक कई कार्रवाई है। डिफेंसिव मोड में इस वक्त यूक्रेन है, और यही वजह है कि जब वो 64 किलोमीटर काफिला जो काफी वक्त तक स्टैग्नेंट था, एक जगह पर थमा हुआ था, तब भी आप स्ट्राइक कर सकते थे, लेकिन तब यूक्रेन ने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। उसके बाद जब आगे की ओर रूसी सेना बढ़ी, तब यूक्रेन ने उन पर स्ट्राइक्स करना शुरू किया। और अब यूक्रेन ये कह रही है कि हम पूरी तरीके से सक्षम है, जो कई मायने में बहस का विषय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज परसेप्शन की लड़ाई है। नेहा, ये बिल्कुल बहस का वो टॉपिक है। आप देखिए, अगर हम ये माने किसी भी दृष्टिकोण से, क्या यूक्रेन की सेना और उसकी शक्ति इतनी सक्षम है कि रूस को हरा सके? अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन का भी बयान आया था कि यूक्रेन जो है वो रूस को हरा देगा। अगर वो इस बयान को वाकई सार्थक करना चाहते हैं तो नाटो को और यूएस को लड़ाई में कूदना पड़ेगा। यूक्रेन अपनी शक्ति के हिसाब से रूस को नहीं हरा सकता। जनरल अस्थाना से भी कमेंट ले लेते हैं। जनरल अस्थाना, जिस तरीके से पीके श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि नाटो और यूएस की इंटरफेरेंस और जिस तरीके से उनका हस्तक्षेप अब तक रहा है, उससे 11वां दिन हो गया है आज युद्ध का, अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसे में जो एक प्री कंडीशन यहाँ पर रूस ने रखी थी यूक्रेन के सामने कि वो नाटो को ज्वाइन ना करे, वो प्री कंडीशन भी नहीं मानी गई। कहां पर इस वक्त आप इन दोनों का रोल देखते हैं, और किस तरीके से दोनों को, यानी कि यूएस को और साथ ही नाटो को, सामने आना चाहिए? देखिए, नाटो की स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि वो यूक्रेन को शामिल नहीं करेगा। उन्हें पता है कि ये पुतिन की रेड लाइन है, लेकिन उनको यूएसए को बहुत फायदा है अगर यूक्रेन कड़ी टक्कर देता है रूस को, क्योंकि रूस इकोनॉमिकली बर्बाद हो जाएगा और यूक्रेन फिजिकली बर्बाद हो जाएगा, जिसकी उस नाटो को चिंता नहीं है, क्योंकि उनका अपना जो उल्लू सीधा हो रहा है, जिसे हिंदी में कहा जाता है कहावत के तौर पे। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आप ये अभी तक बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से समझा देता हूं। जो अभी ऑफेंसिव चल रहा है, रूस का ऑफेंसिव बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्वॉय ऐसे ही खड़ा हुआ था। देखिए, ऐसा होता है इस लड़ाई में, रूस ने 3 जगह से, तीनों तरफ से उसको घेरा। उसके बाद जो मेन ऑफेंसिव है वो कीव की तरफ आ रहा है। साउथ में जो मारियापोल और ये जितने इलाकों में है ऑपरेशन चल रहे हैं, वो ये रोकने के लिए हैं कि यूक्रेन समुद्र से पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाए और कोई मदद वहां से ना आए। इसीलिए मारियापोल में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था सीजफायर का, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है नाटो। अभी आप देखिए मेन ऑफेंसिव को, मेन ऑफेंसिव नॉर्थ से आ रहा है, और मेन ऑफेंसिव जो है उसमें जो ये कॉलम है ये कीव के अंदर घुस के लड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक प्रिपरेटरी स्टेज में जो ये ऑफेंसिव है, इसकी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बमबारी करके कीव को सॉफन किया जाए
और उनको उसको कमजोर किया जाए और उनकी लड़ने की शक्ति को कम किया जाए। उसी के साथ जो मेन ऑफेंसिव की जो लाइन है, उस लाइन के दोनों तरफ जो छोटे शहर पड़ रहे हैं, उस शहर को भी बर्बाद करके, ताकि वो शहर जब इनका लॉजिस्टिक कॉलम बाद में आता है वो तो उसको इंटरफियर ना करे और बाद में उनको ये दिक्कत ना आए, लॉजिस्टिक की दिक्कत ना आए। तो ये प्लान पूरा बिल्कुल दुरुस्त तरीके से चल रहा है और इसमें इतना टाइम लगता है। याद कीजिए बांग्लादेश में हमें 16 दिन लगे थे, तो इनको लगेगा इतना वक्त। और अब ये कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम कर रहे थे बांग्लादेश में, ये अब कोशिश कर रहे हैं उनको बताने की कि भाई इस लड़ाई से आपको कोई फायदा नहीं है। मैं सिविलियंस को मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं फौजियों को मारने के लिए नहीं आया हूं। आप हथियार डालिए और हथियार डालें तो सारी बात खत्म हो जाती है। नाटो की आप गैर जिम्मेदाराना सिचुएशन ये देखिए, अगर वो एक लाइन बोल दें कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, जो कि उन्होंने असली में भी नहीं करना है, 2008 से अभी तक नहीं किया, तो नहीं करेंगे, तो लड़ाई बंद हो जाएगी। क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार यही इसी चीज के ऊपर तो लड़ाई हो रही है सारी, और ये लड़ाई अवॉइडेबल थी। लेकिन क्योंकि महाशक्तियों का जो आपस में लड़ाई चल रही है और शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, उसमें किसी तरीके से वो रूस को हटाना चाहते हैं और ये जो है इसीलिए ये लड़ाई खिंचती जा रही है। और उनको ये सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन उनकी भी है कि उन्होंने ये सोचा कि शायद सिर्फ सैंक्शन लगाने से और आइसोलेशन करने से और सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करने से रूस अलग थलग पड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है और शायद पुतिन सर ऐसा तो हुआ नहीं और 11वां दिन हो गया है आज युद्ध का। होगा क्योंकि अब आप देखिए पुतिन के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। उनके लिए जितना बुरा हो सकता था वो हो गया, उनको विलेन करार करना था वो कर दिया उन्होंने, सैंक्शन जितनी लगानी थी लग गई। अब पुतिन जो है अगर घबरा जाते हैं तो उस हालत में उनकी खुद की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इसलिए अब उन्होंने टारगेट चूज किया था, जो वॉर एम लेके चले थे कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा और कोई लीडर इसकी बात करता है उस लीडर को हटना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करे बिना पुतिन नहीं मानेंगे और ना ही रूस इस बात को मानेगा।